नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होनी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई। तो हिंदी का जो समास का जो चैप्टर हमारा पूरा होना था, उसी को आज हम पूरा करते हैं। इसमें समास के हमने दो भेद पढ़ लिए थे। एक तो हमने द्वंद्व समास पढ़ लिया था और एक द्विगु समास पढ़ लिया था। तो द्वंद्व समास में क्या पढ़ा था, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जब इसको हम विग्रह करते हैं तो और शब्द क्या जो लोप होता है वो हमारे सामने आ जाता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या पढ़ा था, इसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची विशेषण होना बहुत जरूरी होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। संख्यावाची विशेषण मतलब होता है कि जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और आगे की चर्चा करेंगे हम तीसरा समास तत्पुरुष समास से। तो आज पूरी कोशिश है मेरी कि इसको पूरा कर लिया जाए। और जो हिंदी का हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन किसी न किसी हर एक वनडे एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास और मेहनत करने का जज्बा बनाए रखिए। अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता हो तो अपने माता पिता के बारे में सोचिए, उनको याद करिए तो जरूर हाई होगा। तत्पुरुष समास, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं आपसे उनकी। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं समझेंगे इसको। तत्पुरुष समास हमारा इसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान नहीं होता, दूसरा पद प्रधान होता है और ये दोनों पद हमारे किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। फिर से समझो, इसमें प्रथम पद हमारा प्रधान नहीं होता और दूसरा पद प्रधान होता है और ये दोनों आपस में किसी न किसी कारक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं और जो कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह उभर कर सामने आ जाता है। क्या होता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह हमारा उभर कर सामने आ जाता है। यही हमारा तत्पुरुष समास है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जिस समास में तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान नहीं होता तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है हमारा, प्रधान होता है तथा दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं। कारक चिन्ह तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा आपको। किसी न किसी, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, इस तरह के जो हमने पढ़े थे कक्षा 8 में, वही कारक चिन्ह होते हैं। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जो कि विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब तोड़ने पर, जो कि विग्रह करने पर नोट्स बनाते रहे अपने प्रॉपरली, उभर कर सामने आ जाता है। उभर कर सामने आ जाता है। इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये हो गई हमारी एक शानदार सी डेफिनेशन। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और देखो, इसमें जानना क्या जरूरी है, इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वनडे एग्जाम में, एक तो आपको 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपको डायरेक्ट शब्द दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है तत्पुरुष समास से रिलेटेड। एक ये कहेगा उस समास का नाम बताइए जिसमें कि द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद प्रधान नहीं होता। तो आप बता दोगे, अब आराम से बता दोगे। तो आपको डेफिनेशन पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि आपको हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। मेरी ये कोशिश है कि आप हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क्स लाएं, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लो।
जिस समास में प्रथम पद प्रधान नहीं होता इस तरह से, और उस समास को क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। वर्तमान में जो अपने सपनों को मारकर जीता है, फ्यूचर में सपने भी उसी के पूरे होते हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं, कुछ परेशानियां आती हैं जिंदगी में, उनको फेस करते हुए चले, बस अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, लगातार बनाए रखें। तो एक तरफ लिखेंगे शब्द, एक तरफ विग्रह, एक तरफ लिखेंगे आप समास का नाम, एक तरफ क्या लिखेंगे, समास का नाम, समास का नाम। तो इधर लिखेंगे राजपुत्र, पहला शब्द है हमारा राजपुत्र। तो राजपुत्र का मतलब हुआ, विग्रह करोगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब ये का जो है ये हमारा कारक चिन्ह है, ठीक है, राजा का पुत्र। तो यहां पे हो गया हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब दूसरा हमारा राजरानी, राजरानी, इसको विग्रह करेंगे तो राजा की रानी, राजा की रानी। यहां पे भी क्या हो गया हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा लिखेंगे ग्रह कर, ग्रह कर। अब ग्रह कर क्या होता है, घर पर जो टैक्स दिया जाता है, क्या होता है, घर पर जो टैक्स सरकार लेती है उसको क्या कहते हैं, ग्रह कर। ये पर हो गया हमारा यहां पे कारक चिन्ह। ठीक है, अब चौथा लिखेंगे रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से, नोट करते हैं साथ साथ, रोग से ग्रस्त। अब से क्या हो गया, कारक चिन्ह, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। घुड़सवार, अब जो घुड़सवार होगा हमारा क्या होगा, घोड़े पर सवार, यानी घोड़े के ऊपर। ठीक है, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो यहां पे भी हमारा हो गया कर्ता कारक, सॉरी तत्पुरुष समास। अब अगला देखेंगे पाठशाला, पढ़ने की शाला, पढ़ने की शाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पकौड़ी, ये पूछा हुआ शब्द है। देखो पकौड़ी क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको। जब पकौड़ी हम बनाते हैं तो पहले आलू बेसन सब होता है, तो ये जब हम इसको तैयार करते हैं तो ये जो कच्चा आलू और बेसन का जो मिक्सअप होता है इसको कहते हैं औड़ी, यानी छोटा टुकड़ा। लेकिन जब तेल में तलने के बाद ये तैयार होती तब बनती है पकौड़ी। यानी कि ये हो गई हमारी पकौड़ी, क्या हो गई, ये थोड़ा गलत हो गया है पकौड़ी। मैं दही बड़ा लिखने वाला था यहाँ पे, दही बड़ा, दही में बड़ा, दही में बड़ा। देखो दही बड़ा जब कब बनता है, जब हम बड़े को दही में डाल देते हैं तभी तो बनेगा दही बड़ा। जब बड़ा हमारा किसमें पड़ता है, दही में, तब बनता है दही बड़ा। और है शब्द है हमारा मुंह नोचवा, मुंह नोचवा। वो पकौड़ी किसी और का एग्जाम्पल था, वो गलत मुझसे मिस्टेक हो गई, वो मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, मुंह को नोचने वाला, इट्स माय मिस्टेक, मुंह को नोचने वाला, मुंह को नोचने वाला। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, बस आपको ये देखना है
कि वो इसमें क्या है, कोई ना कोई कारक चिन्ह आ रहा होगा और दूसरा शब्द क्या होगा, प्रधान होगा। हमारा क्या हो जाएगा वहां पे, तत्पुरुष समास हो जाएगा। या इसको आप नोट कर लें। अब इसकी हेडिंग डालेंगे पहचान। पहचान तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में विग्रह करने के बाद, विग्रह करने के बाद किसी न किसी कारक चिन्ह का आना जरूरी है, आवश्यक है। किसी न किसी कारक चिन्ह का आना, कारक चिन्ह का आना आवश्यक है। यह हो गई इसकी पहचान। यानी कारक चिन्ह आना बहुत जरूरी है। कोई शब्द आपको दिया जाए, अगर आप उसको देखेंगे उसमें कारक चिन्ह आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। पहचान को लिख लेंगे। अब पहचान नोट करने के बाद आप लोग लिखेंगे कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे। कारक चिन्ह हमारे क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे कारक का नाम, और एक तरफ चिन्ह। एक तरफ चिन्ह। ठीक है। कर्ता कारक ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, थोड़ा रिमाइंड हो जाएंगे और आप लोगों के लिए। कर्ता कारक, इसका क्या चिन्ह होता है, इसका चिन्ह होता है ने। इसका क्या चिन्ह होता है, ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक, इसका क्या चिन्ह होता है, को। कर्ता कारक, कर्म कारक, और तीसरा होता है हमारा करण कारक, से। ये होता है द्वारा के अर्थ में। किसके, द्वारा के अर्थ में। देखो ये द्वारा के अर्थ में, मोहन बस से स्कूल गया, तो किस, इसका मोहन बस से स्कूल गया। मोहन बस से स्कूल गया। तो यहां पे जो हमारा जो है करण कारक का प्रयोग हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पे भी से है, यहां पे से, यहां पे भी से है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पे भी से है, लेकिन यहां पे कारक चिन्ह से जो है अलग होने के अर्थ में। यहां पे जो से चिन्ह, कारक चिन्ह है वो हमारा द्वारा के अर्थ में। इनको समझना है बस, यही इसमें अंतर है थोड़ा। इससे और इससे में इतना सा अंतर है। संप्रदान कारक, के या को लिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, और पांचवा है हमारा अपादान कारक। जिस से की बात हम कर रहे थे, अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। और अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक, तो इसमें आ जाएगा हमारा का, के, की,
का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अगला है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसका होता है में या पर। ठीक है। अगला है हमारा संबोधन कारक। हे, अरे, हो। हे राम, अरे राम। ठीक है। ये हमारे संबोधन के चिन्ह है। ये सब हमारे चिन्ह है और ये हमारे कारक के नाम है। अब मान लो किसी भी शब्द में अगर ये हमारा को चिन्ह आ गया तो वो हो जाएगा हमारा करण कारक का एग्जाम्पल। अगर के का आ गया तो वो संप्रदान का हो जाएगा। इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसको नोट कर लो, एक नोट लिखवाऊंगा मैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में शब्द विग्रह करने के बाद शब्द विग्रह करने के बाद शब्द विग्रह करने के बाद जिस कारक चिन्ह की प्राप्ति होती है, जिस कारक चिन्ह की प्राप्ति होती है, जिस कारक चिन्ह की प्राप्ति होती है जिस कारक चिन्ह की प्राप्ति होती है उस शब्द में उसी कारक चिन्ह का तत्पुरुष समास माना जाता है। उस शब्द में उसी कारक चिन्ह का तत्पुरुष समास माना जाता है। तत्पुरुष समास माना जाता है। देखो इस नोट का क्या मतलब है। मान लो कोई हमारा कर्ता कारक है, कर्ता का चिन्ह कर्ता ने। अगर शब्द में हमारा ने कारक आ गया तो वो हो जाएगा कर्ता तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष समास। अगर हमारा आ गया कर्ता से चिन्ह आ गया, से चिन्ह भी आ गया हमारा अलग होने के अर्थ में, से चिन्ह भी आ गया हमारा अलग होने के अर्थ में, तो वहां पे क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। इतनी सी बात है बस, अपादान तत्पुरुष। मेरा मतलब यह है कि शब्द विग्रह करने के बाद जो भी कारक चिन्ह आएगा वो कारक चिन्ह के नाम से वही हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। मान लो अगर हमारा अपादान का आ गया तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगर चिन्ह हमारा संप्रदान का आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगर चिन्ह हमारा संबोधन का आ गया तो संबोधन तत्पुरुष हो जाएगा। डीपली ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन हम अगर चिन्ह हमारा अगर हमें पता है तो हम उसको कर देंगे। जो चिन्ह होगा उसी का हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। नोट मैंने लिखवा दिया है, आप चिन्ह पता है आपको, नोट मैंने लिखवा दिया है तो आप कर दोगे उसको। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा रोग युक्त में, रोग युक्त में समास है। नंबर 1 कर्ता तत्पुरुष, नंबर 2 संप्रदान तत्पुरुष,
नंबर 3 अपादान तत्पुरुष, नंबर 4 संबोधन तत्पुरुष। अब आप लोग देखोगे रोग युक्त। रोग युक्त का मतलब क्या हुआ? रोग से युक्त। रोग से युक्त यानी रोग से युक्त है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ये रोग मुक्त होगा। रोग युक्त में कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्ता तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, या अपादान तत्पुरुष होगा, या संबोधन तत्पुरुष होगा। एक ऑप्शन और ले लेते हैं इसमें हम। 5वां ऑप्शन है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, ये 5 ऑप्शन है। तो इसमें रोग से युक्त है, तो रोग से युक्त में आप बताइए इसमें कौन सा हमारा समास होगा? तो यहां पे जो अर्थ है हमारा वो द्वारा के अर्थ में है, रोग से युक्त, तो यहां पे हो जाएगा हमारा करण तत्पुरुष समास। अगर ये होता हमारा रोग मुक्त, रोग मुक्त, तो यहां पे होता रोग से मुक्त। रोग से मुक्त, रोग से मुक्त यानी रोग से वो अलग हो रहा है, तो यहां पे हो जाता हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इन दोनों को आप लोग नोट कर लेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह पढ़ने स्कूल गया। वह पढ़ने स्कूल गया। स्कूल गया रेखांकित शब्द में समास है। रेखांकित शब्द में समास है। समास है। नंबर 1 कर्ता तत्पुरुष। नंबर 2 संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 3 अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष। और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो वह पढ़ने स्कूल गया, इसमें आप देख रहे हैं रेखांकित शब्द में समास पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं। तो वह पढ़ने के लिए स्कूल गया, तो पढ़ने के लिए तो किसमें आता है? कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान हो जाएगा इसमें। ठीक है, वह पढ़ने के लिए, के लिए हमारा किसमें आता है? संप्रदान में। तो ये हमारा हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। इसको नोट कर लेंगे। ये डीपली बहुत, मतलब ये जो हमारे वनडे एग्जाम्स में एसआई वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, यूपीपी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, उसमें खाली बहुत छोटे एग्जाम शब्द पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ लिए गृह कर में कौन सा समास है? गृह कर में कौन सा समास है? गृह कर में कौन सा समास है? तो आप बता दोगे इसमें कौन सा है? घर पर जो कर टैक्स लगाया जाता है गृह कर, यानी तत्पुरुष हो गया। इसके जो भी इसके भेद हैं उस पर नहीं जाएगा। भेद जो पूछे जाते हैं वो हाई लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराए ना। अगर भेद के बारे में पूछता है तो मैंने भेद बता दिए। भेद क्या है? इसके 8 भेद हैं कारक चिन्ह के आधार पर। और मुख्य रूप से जो वनडे एग्जाम से उसमें पूछ लेगा कि हमारा गृह कर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष हो गया हमारा। और दूसरा पूछ लेगा इसमें
त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो इस तरह से शब्द देगा और पूछ लेगा। डेफिनेशन से पूछेगा तो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई दी है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले समास की ओर। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। अब बढ़ते हैं हम अगले समास की ओर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें इसको समझेंगे। इस समास में कर्मधारय भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्या है कि हमारे जो दोनों पद होते हैं कभी कभी तीसरे पद की ओर इशारा कर देते हैं, और इससे मिलकर जुलता शब्द क्या होता है, बहुब्रीहि की ओर इशारा करता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो उसको समझो पहले। इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद क्या होता है हमारा, विशेषण होता है, और दूसरा पद हमारा विशेष्य होता है। अब विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता, जो विशेष्य की विशेषता बताए, जो विशेष्य की विशेषता बताए वो तो होता है विशेषण। और विशेष्य क्या होता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है हमारा, विशेष्य होता है। राम सुंदर लड़का है, अब सुंदर क्या है, ये विशेषण है। राम सुंदर लड़का है, ठीक है। राम क्या हो गया हमारा, यहाँ पे विशेषण हो गया, ये विशेषण है। और विशेष्य क्या है हमारा, कैसा है, ये हो गया हमारा विशेष्य। और राम क्या हो गया हमारा, संज्ञा। ये सुंदर जो है ये विशेषण है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा विशेष्य हो गया, ठीक है। यानी जो विशेषता बताए वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, ठीक है। तो इसमें नोट करेंगे, इसमें एक पद विशेषण होता है, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब विशेष्य होता है, जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य को आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं, ये आप नोट कर लें। इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में एक तरफ शब्द लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे शब्द विग्रह, और एक तरफ समास का नाम, शब्द विग्रह, और एक तरफ समास का नाम। तो हमारा पहला जो शब्द है वो है पीत वस्त्र। क्या है, पीत वस्त्र। यानी पीत का मतलब क्या होता है, पीला, वस्त्र मतलब कपड़ा, पीला वस्त्र। तो
तो पीला क्या है, विशेषण है, और वस्त्र क्या है, विशेष्य है। तो यहां पे हो गया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नील रत्न, नीला रत्न। नीला क्या है, विशेषण है, रत्न क्या है, विशेष्य है। कर्मधारय समास। नीलांबुज, नीलांबुज। नीला कमल, अंबुज कमल। यहां पे भी क्या हो गया हमारा, कर्मधारय समास। यहां पे लेंगे पकौड़ी को, जो मैंने एग्जाम्पल बोल दिया था ना पकौड़ी वाला, यहां पर है। यानी पकौड़ी पूछा हुआ शब्द है। पकौड़ी जो होती है हमारी, जब हम उसको बेसन में तैयार करते हैं, तो जो कच्ची होती है, छोटा टुकड़ा जो होता है, तो वो अध पकी जो होती है, वो तो बिना तेल में पकाए उसको कहते हैं, मतलब तेल में पकने के बाद बनती है पकौड़ी। वैसे तो वो होती है औड़ी, ठीक है। तो ये पकौड़ी है हमारी, पकी हुई औड़ी। पकी हुई क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, पकी हुई औड़ी। ये पूछा हुआ शब्द है बेटा, पकी हुई औड़ी। पकौड़ा, औड़ी को मतलब छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा। ऐसे शब्द कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पकौड़ा शब्द में समास है, ठीक है। पका हुआ औड़ा, पका हुआ औड़ा। बड़ा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, ठीक है। अगला शब्द लेंगे हम छुट भैया, छुट भैया। यानी छोटा भाई। छोटा क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। तो जहां विशेषता बताई जाए, जहां विशेषण हो, वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, फिर एक नोट लिखेंगे, इसकी पहचान लिखेंगे। ये ऊपर वाले लिख लिए होंगे। पहचान में लिखेंगे, कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में दोनों पदों में से एक पद का विशेषण होना आवश्यक है, विशेषण होना अनिवार्य है। अनिवार्य लिखेंगे, ठीक है। विशेषण होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये इसकी पहचान हो गई, यानी विशेषण होना जरूरी है। अब एक नोट लिखेंगे शानदार सा, जो बहुत जरूरी है। देखो, नोट लिखने से पहले मेरी बात को सुनेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा पहला पद हमारा मान लो विशेषण हो गया, दूसरा पद विशेष्य हो गया। अब उसके बावजूद क्या होता है कि ये दोनों पद अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। जब ये पद अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा अर्थ धारण करेंगे, फिर क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास न रह करके समास हो जाएगा बहुव्रीहि। मैंने इसकी चर्चा द्विगु समास में भी की थी। जब कभी क्या हो, दोनों पद अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा अर्थ धारण कर लें, वहां पे हमेशा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आ जाए, मान लो नीलकंठ, यानी कि नील यानी नीला तो विशेषता हो ही गई, लेकिन कंठ माने गला। अब नीलकंठ का मतलब क्या होता है, भोलेनाथ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पे हमारा नीलकंठ यानी कि नीला होते, ये विशेषण होते हुए भी यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा बहुव्रीहि समास होगा। तो यही नोट लिखना है। तो एक नोट मैं बिल्कुल एक से एक छोटी से छोटी चीज बिल्कुल कवर अप करा के, एकदम नोट करा के लिखवा रहा हूं। नोट लिखेंगे, यदि
तत्पुरुष समास में कोई शब्द तीसरा अर्थ धारण कर ले, सीधा सा नोट है बिल्कुल। तत्पुरुष समास का कोई शब्द तीसरा अर्थ धारण कर ले, वहां पर तत्पुरुष नहीं है यार, ये कर्मधारय है। कर्मधारय की बात चल रही है, सॉरी। यदि कर्मधारय समास में समास का कोई शब्द तीसरा अर्थ धारण कर ले, वहां पर कर्मधारय समास ना होकर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कर्मधारय समास ना होकर बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास हो जाता है, समास हो जाता है, वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। नंबर 1 नीलकंठ। अब आप लोग देखो इसको, ये बिल्कुल हमारा कर्मधारय का शब्द है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, मतलब तीसरा अर्थ क्या हो गया इसका, शिव। अब यहां पे कौन सा हो गया हमारा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। नंबर 2 पीतांबर। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। तीसरा अर्थ हो गया। शब्द हमारा किसका, कर्मधारय का ही है, क्योंकि पीला जो है विशेषता बता रहा है, और ये हमारा कर्मधारय का शब्द होने के बावजूद किसका हो गया, बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास। लंबोदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, मतलब लंबा क्या हो गया, विशेषता हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, गणेश। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा फिर, बहुव्रीहि समास। आपको ऐसे समझना है, ठीक है। यहां पर शब्द अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर ले, वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। नीलांबर, नीला है अंबर जिनका। विष्णु, बहुव्रीहि समास। तो ये कुछ शब्द थे, आप नोट कर लें, ठीक है। यानी कि ये विशेषता होने, नीला विशेषता होने के बावजूद भी क्या हुआ, इन्होंने अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा धारण कर लिया, और जहां पर शब्द अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो अब चर्चा करेंगे हम बहुव्रीहि समास के बारे में। अब जो है हमारा 5वां समास बहुव्रीहि समास है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इस समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय पद अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। इसमें क्या है, तृतीय पद प्रधान होता है। पूछा जाए कि उस समास का नाम बताइए जिसमें तृतीय पद प्रधान होता है, वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो नोट करेंगे,
इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। इसलिए तीसरा पद प्रधान होता है। वहां बहुव्रीहि समास होता है। वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, जहां पे कोई पद प्रधान ना हो और दोनों पद अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर ले, क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो डेफिनेशन तो आपको याद हो गई होगी, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, नोट होने चाहिए एकदम, हिंदी की कॉपी एकदम सॉलिड चमचमाती हुई होनी चाहिए। शब्द विग्रह और समास का नाम। शब्द विग्रह, समास का नाम। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिनका लिख दो, जिनका सिर। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, गणेश। मिस्टेक हो रही है यार, सॉरी। जिनका यहां पे हो जाएगा शिव और यहां पे हो जाएगा गणेश। यहां पे आएगा हमारा बहुव्रीहि समास। अब सही है, अब क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला है हमारा चतुरानन। चतुरानन, चार हैं आनंद जिनके, चार हैं मुख जिनके। ब्रह्मा, क्या हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। पांचाली, पांचाली, पांच हैं अली जिनके। द्रौपदी, ठीक है। दशानन, 10 हैं मुख जिनके। रावण। तो ये शब्द है हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और जो भी शब्द हमारे तीसरा अर्थ धारण कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें क्या होता है, हमारा द्विगु समास के भी कुछ शब्द आ जाते हैं और कर्मधारय समास के भी अर्थ शब्द आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुव्रीहि समास से पूछा जाता है ज्यादातर। तो आगे लास्ट समास बचा हमारा अव्ययी भाव समास। तो फिर क्लास हमारी समाप्ति की ओर है, जान लेते हैं अव्ययी भाव समास को। और अव्ययी भाव समास, लास्ट समास है हमारा अव्ययी भाव समास। देखो इस समास में क्या है, इस समास में एक पद का अव्यय होना जरूरी है। अब आप कहोगे अव्यय क्या होता है? अव्यय का अर्थ होता है अव्यय वह शब्द का वह रूप जो कभी बदले नहीं।
यानी अर्थात जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, तो लिखिए इस समास में आवश्यक है। अव्यय का अर्थ होता है शब्द का वह रूप जो बदला ना जा सके। बहुब्रीहि समास की पहचान रह गई है। तो पहचान सिर्फ इतना है कि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा धारण कर लेते हैं। इतनी सी पहचान है, वो लोग आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क हो गया। बदला ना जा सके, पहचान आप लोग खुद लिखेंगे। ठीक है, इस समास में शब्द का एक पद अव्यय होना आवश्यक है। अव्यय का अर्थ होता है शब्द का वह रूप जो बदला ना जा सके। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो लिख लेंगे आप लोग। मतलब उसको हम बदल नहीं सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वो। कुल मिला के हिंदी के 2 चैप्टर हो जाएंगे हमारे। शब्द, शब्द विग्रह और इस समास का नाम। पहला शब्द है हमारा यथाशक्ति। यथाशक्ति इसका अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इसमें हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया हमारा प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर एक दिन, हर एक दिन, हर एक दिन। यहां पे भी क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। तीसरा हो गया हमारा प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष, हर एक वर्ष। और चौथा हो गया हमारा बार बार। बार बार, तो इसको लिखेंगे हम बार प्लस बार। इसको भी चेंज नहीं कर सकते। धीरे धीरे, धीरे, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, धीरे धीरे, धीरे प्लस धीरे। अगला शब्द है हमारा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, यह है अध्यक्ष के करीब। अध्यक्ष के करीब। यह भी क्या हो गया हमारा, अव्ययी भाव समास हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है अव्ययी भाव समास के। तो इसकी पहचान और लिखनी है। लास्ट इसकी पहचान लिख लो। हेडिंग डालेंगे पहचान। हेडिंग क्या डालेंगे, पहचान। अव्ययी भाव समास में एक पद का अव्यय होना आवश्यक है।
आवश्यक है। अब भाई वास्तवांश में एक पद का अव्यय होना आवश्यक है। तो ये हमारी जो थी आज की हिंदी की क्लास थी। तो आप लोग बताएंगे क्लास का आपको कैसी लगी, समझ में कितना आया। मिलते हैं फिर कल गणित की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।